हंसी खुशी बारात जो थी वो वापस आ जाती है। सारा कार्यक्रम होता है, सभी लोग बहुत खुश थे। खुश होने के भी कई कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि जो उम्मीद ये लोग किए होते हैं उससे ज्यादा इन्हें वहां पर इज्जत मिलती है। इज्जत के साथ साथ जो भी चीज सामान था वो भी काफी ज्यादा मिलता है, जिसकी ये कल्पना भी नहीं किए रहते हैं। साथ ही साथ दहेज भी बहुत अच्छा मिला था। लड़के भी काफी खूबसूरत मिलती है, तो कहीं ना कहीं सोने पर सुहागा होता है। लड़के वाले काफी ज्यादा खुश हो गए थे। सभी लोग प्रसन्न थे, लड़का भी काफी ज्यादा खुश था। दुल्हन जो थी वो घर आ जाती है। घर आने के बाद दूल्हे को दुल्हन को उतार करके दुल्हन को उसके कमरे में बैठाया जाता है। उसको पानी वगैरह पीने के लिए भी दिया जाता है। वक्त जो था वो ऐसे ही बीत रहा था। जो सारी औपचारिकताएं होती है उसे पूरा की जाती है। लेकिन जब शाम को दूल्हा और दुल्हन के एक नए जीवन की शुरुआत करने का वक्त आता है, शादी की पहली रात का वक्त आता है, और जब दूल्हा दुल्हन के पास जाता है और फिर अब वक्त आ जाता है सब कुछ आगे प्रक्रिया करने का, तो जो दूल्हा होता है वो इतनी जोर से चीखता है, चिल्लाता है, और चिल्लाने के बाद इसके शरीर से जो है वो पसीने आना शुरू हो जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो दुल्हन के साथ आखिर ऐसा क्या देखता है, वो आखिर क्यों पहली रात को ही बेहोश हो जाता है, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी कहानी अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी लोगों का नाम जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना राजस्थान के अंतर्गत एक जिला लगता है, जिस जिला का नाम झुंझुनू होता है। और उसी जिले में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम होता है भोलाराम। भोलाराम जो थे उनके 4 बेटियां होती है। बेटों के चक्कर में उन्हें बेटियां होती चली जाती है और बेटियां लगातार हो ही जा रही थी। तो जो सबसे लास्ट में बेटी हुई थी उसके बाद एक लड़का होता है जिसका नाम ये गणपत नाम राम रखते हैं और जिसकी उम्र 22 साल होती है। और जो भोलाराम होते हैं इनकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है, क्योंकि एक लड़का इनको हो जाता है और लड़कियां जो थी वो पहले ही 4 हो चुकी थी। लड़के के चक्कर में, एक लड़के की चाहत में, एक अपने कुल के दीपक के उजाला करने के चक्कर में उन्होंने 4 बेटियों को इस दुनिया में उनकी आ गई थी। अब जो भोलाराम थे उनका मुख्य व्यवसाय खेती किसानी था, लेकिन खेती उनकी बहुत ज्यादा थी। वो काफी ज्यादा मेहनती भी थे और उससे धन भी आता था। परिवार से वो संपन्न थे, किसी प्रकार से उन्हें आर्थिक कोई दिक्कत नहीं थी। बेटियों की भी वो बड़ी ही अच्छे से शादी कर देते हैं। वक्त के साथ साथ बेटियां सभी ससुराल चली जाती है और वो अपने ससुराल में काफी ज्यादा खुश भी थे। लेकिन जो भोलाराम होते हैं उनको एक बात की चिंता रहती थी कि जो गणपत राम होता है इसकी शादी जो है वो जल्द से जल्द कर दे, जिससे कि जो इसके वंश बढ़ाने का जो सिस्टम है वो जल्दी से ही शुरू हो जाए। क्योंकि जो भोलाराम थे इनकी शादी काफी देर से हुई थी और बेटियां इनके 4 हो गई और एक बेटे के चक्कर में हो गई थी। तो ये इसके साथ ऐसा ना हो, ऐसा नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि उनके बेटे को या 2 लड़का हो, कम से कम 2 लड़के हो, जिससे कि कभी कोई दिक्कत परेशानी अगर आ जाए तो परिवार में कोई हो जो समस्या समझने वाला हो। कम से कम एक व्यक्ति तो रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक ही लोग रहते हैं, तो कभी ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है जिससे कि सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इनको इस बात की भी चिंता रहती थी, इसीलिए 2 बेटे चाहते थे। तो ये जो भोलाराम होते हैं वो गणपत राम की शादी 22 वर्ष की उम्र में झुंझुनू से एक 20 किलोमीटर दूरी पर गांव होता वहीं पर तय कर देते हैं। लड़की वाले आते हैं, लड़का वो लोग देखते हैं, लड़का उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी आ जाता है और लड़की देखने का भी बारी आता है। लड़का और लड़की और उसकी बहनें जो थी और जो घर परिवार के जो सदस्य थे वो सभी जाकर के लड़की देख करके आते हैं। लड़की देखने जाते हैं तो लड़की तो उन्हें एक नजर में पसंद आ जाती है। लड़की जिसका नाम रेखा होता है, रेखा जो थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और जवान थी। जाहिर सी बात है वो 20 साल की थी अभी, वो काफी ज्यादा यंग लड़की थी और खूबसूरत तो बेइंतहा थी। रेखा पढ़ने लिखने में भी काफी अच्छी ठीक ठाक थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मात्र उसने अभी तक 10वीं तक ही पढ़ाई किया था, क्योंकि उसके घर में वो अपने घर की सबसे अकेली इकलौती लड़की थी। उसका कोई भाई भी नहीं था, तो घर की वो काफी ज्यादा दुलारी लड़की थी, जिसके चलते पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था और पढ़ने लिखने में वो बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी। अब वैसे ही वक्त बीतते जाता है, जब इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो जो रेखा के पिताजी होते हैं वो सोचते हैं कि अब इसका उम्र भी हो गया तो इसकी शादी ही कर देनी चाहिए। लेकिन जब शादी की बात होती तो रेखा बार बार यही कहती थी कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे शादी नहीं करना है। जो रेखा थी वो काफी ज्यादा शर्मीली स्वभाव की थी, तो जब शादी के लिए वो मना करती तो पिता उसके कहते हैं कि शर्मीले स्वभाव की है तो शायद इसी वजह से ऐसा बातें बोलती है, मना करती है। वो बात नहीं समझ पाते हैं और जो रेखा होती है वो भी कभी खुल करके कुछ बात बताती नहीं है कि आखिर उसके अंदर की कमी क्या है। वक्त जो था वो ऐसे ही बीत रहा था।
रेखा के पिताजी गणपत राम के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी तय हो जाती है, लड़के आते हैं, लड़की देखते हैं और लड़की उन्हें काफी पसंद हो जाती है। पसंद होने के बाद जो लेन देन की बातें थी वो भी क्लियर हो जाती है। अब शादी पक्की हो जाती है। अप्रैल 2010 में शादी भी इनकी हो जाती है। उस समय गर्मी का महीना चल रहा था। बारात जाती है और सभी खुशी से काफी झूम रहे थे। बारात जाती है, दरवाजे पर शादी विवाह जो है वो सब कुछ संपन्न कराया जाता है। जो भी प्रक्रियाएं होती है वो सभी वहां से निपटा करके वापस लौटते हैं। वहां पर जो भोला राम होते हैं वो जो उम्मीद करके गए थे उनसे ज्यादा उन्हें मान सम्मान, जो बाराती होते हैं उनका भी मान सम्मान, खाने पीने की व्यवस्था काफी ज्यादा अच्छी थी। तो सभी लोग बहुत खुश थे, उन्हें काफी ज्यादा प्रसन्नता हो रही थी जो भोला राम थे। और जो लेन देन भी होता है उम्मीद से उन्हें काफी ज्यादा मिला था, जिसके चलते वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो उनके समधी जो होते हैं वो आते वक्त उनसे गले मिलते हैं। अगले दिन सब कुछ अच्छे से होता है। वहां जो भी शादी ब्याह की प्रक्रियाएं थी वो सब कुछ अच्छे से निभाई जाती है। सभी कुछ बहुत अच्छे से चला था और पूरी तरह से कंप्लीट होकर के अब ये विदाई भी लड़की की हो जाती है। अब लड़का और लड़की यानी कि दूल्हा और दुल्हन एक ही साथ बैठ करके एक ही गाड़ी से घर आते हैं। घर आने के बाद जब गांव आते हैं वो अपने घर पर, तो जो घर की सारी महिलाएं होती हैं और फिर जो औपचारिकताएं होती है वो जो महिलाएं सभी कुछ करती हैं, गाना बजाना, दुल्हन उतारना और जो भी नेक वगैरह का सब कुछ काम होता है वो भी किया जाता है। दुल्हन को उतार करके जो सास होती है यानी कि जो भोला राम की पत्नी होती है वो दुल्हन को कमरे में ले जा करके बैठा देती है। जो दुल्हन होती है, जो दुल्हन की ननद होती है, जो कि दूल्हे की भाई बहनें होती हैं, चारों जो थी वो भी काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज उनके इकलौते भाई की दुल्हन जो घर पर आई थी। और जो नंदे थी वो काफी ज्यादा उनसे बड़ी भी थी, उम्र में चारों ही बड़ी थी, तो काफी ज्यादा उसे हंसी मजाक भी कर रही थी और काफी ज्यादा उसे मान दुलार भी दे रही थी। जो रेखा थी प्यार देख करके उनका काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा डरी और सहमी थी, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता खाई जा रही थी कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आज रात को क्या होगा, उसका क्या अंजाम होगा। जब इन्हें इस बात की सच्चाई पता चलेगी तो क्या पता क्या करेंगे। आखिर वो बात क्या थी जो रोके छिपा रही थी, दोस्तों कहानी में जानते हैं। फिर उसके बाद जो बहनें होती हैं, जो इनकी बहनें होती हैं, जो गणपत राम की बहनें जो है वो उसे पानी वगैरह ला करके देती है, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी का मौसम था, तो शरबत वगैरह भी सब कुछ पिला रही थी, सारा कुछ ठंडा उसे उपलब्ध करा रही थी। उनके लिए वो पूरी व्यवस्था बनाती है। वक्त बीत जाता है, अब जो परिचय वगैरह होती है सारी प्रक्रिया हो जाती है और फिर शाम का वक्त आ जाता है। शाम के वक्त सारी महिलाएं जो गांव की थी वो इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होने के बाद कहती हैं कि दुल्हन को बुलाओ, नई नवेली दुल्हन को घर में क्यों बैठा के रखा है, उसको लोगों के बीच में तो ले आओ। अब दुल्हन जो है वो सामने आती है और फिर उसके बाद गाना बजाना, खूब सारी खुशियां मनाई जाती है। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। अब जो है लगभग ये सब कार्यक्रम निपटाते रात के 11 बजे जाते हैं। अभी 11 बजने के बाद सभी लोग खाना पीना खाने के बाद अपने अपने बिस्तर पर वो सोने के लिए चले जाते हैं। अब जो दूल्हा होता है इसके कोई भाई तो था नहीं, इसके परिवार में ही एक भाभी होती है रिलेशन में, तो वो आती हैं और दुल्हन को ले जाकर के दुल्हन के कमरे में वो बैठा देती हैं। और फिर जो भी वहां के सारे सिस्टम होते हैं शादी ब्याह के, शादी की पहली रात के, जैसे कि मिठाई वगैरह जो कुछ भी होता है वो सब कुछ ले जाकर उसके कमरे में रखती हैं। और उसके बाद ये होता है कि दूल्हा कहाँ गायब है, गणपत राम कहाँ है। सबको लगता है कि वो तो शायद पहले से ही जाके कमरे में सो रहा है, तो उसकी भाभी कहती है कि पहले से नहीं गया, मैं तो अभी वहां से आई हूँ, वहां नहीं है। उसे ढूंढा जाता है तो गणपत राम एक छत पर रूम बना हुआ था, तो उसी में वो जाकर के सोया रहता है। सोया तो वो रहता है बेशक, लेकिन जब उसको जगाने जाती है तभी उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन अब शर्म के मारे वो अब और ज्यादा नखरे दिखाना शुरू कर देता है, कि जिससे लगे कि वो अभी जैसे बहुत ज्यादा नींद से सो रहा है। तो उसकी जो भाभी होती है उसका कान पकड़ कर कहती है कि चलो ज्यादा नखरे मत करो, एक्टिंग मत दिखाओ, ये सब मैंने तुम्हारे बहुत देखे, तुम जैसे लड़को, और तुम्हें नींद नहीं आ रही, बस तुम नौटंकी करके सो रहे हो। तो कहता है कहाँ जाना है, मुझे सोना है, मुझे सोने दो। वो दुनिया भर के नखरे किए जा रहा था। उसके बाद जब ये नखरे करता है तो उसकी भाभी उठा करके कहती है कि चलो, उसे कमरे में ले आती है। और कमरे में लाने के बाद उसे सब कुछ बता दिया जाता है कि वहां पर मिठाई रखी और तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, जो भी औपचारिकताएं होती है वो सब वो बता देती है। अंदर से ये भी जग रहा था भोला राम जो था, जो गणपत राम था, क्योंकि गणपत राम जो होता है वो आज अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। गणपत राम भी काफी ज्यादा खुश था। जब फोन से बात हो रही थी तो बातें जो थी वो काफी ज्यादा खुलकर हो रही थी, लेकिन रेखा गणपत राम से भी ये बात छुपाती है, पता नहीं डरवश छुपाती है या संकोचवश छुपाती है, ये तो वही जानती थी। रेखा क्यों ये बात छुपा रही थी, ये चीजें अभी तक समझ में नहीं आई थी। ये जब खुलासा हो जाए तब ये बात समझ में आती है। फिर उसके बाद वक्त आ जाता है दोनों की नजदीकियों का, दोनों के बातचीत करने का और रिश्ते को आगे बढ़ाने का। यहीं से उन्हें एक नए जीवन की शुरुआत करना था। अब दोस्तों रात के लगभग ऐसे ही करते करते 12 साढ़े 12 बजे का समय हो जाता है। अब कार्यक्रम इन दोनों का जो था वो शुरू होता है। शुरू होने का मतलब ये होता है कि जो ये लोग, गणपत राम होता है, गणपत राम सोचता है कि
पहले मैं लाइट बुझा दूं, तो जो हल्की रोशनी वाली लाइट थी कमरे में वो उसमें जल रही थी, बाकी की सारी लाइटें वो बुझा देता है। उसके बाद ये अपनी नई जीवन नई पारी की शुरुआत करने के लिए जैसे ही उत्सुक होता है कि गणपत राम जो होता है वो बिल्कुल ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देख करके वो बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। चिल्लाने के बाद उसके शरीर से जो है वो पसीने जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बहने लगते हैं और वो जो है वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जो दुल्हन होती है वो जोर से चिल्लाती है, दरवाजा खोल करके वो बाहर जाती है और फिर जो भोला राम होते हैं उनको वो पापा पापा, मम्मी मम्मी, दीदी दीदी कह करके वो सभी को वो अपने कमरे में बुला के ले जाती है। सभी लोग भागी भागी आती है, देखती है कि भोला राम के शरीर के से पूरी तरह से पसीना बह रहा, टपक रहा है। वो भोला राम को हिला उठला रही थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। फटाफट पानी लाकर उसे मुंह पे छींटे मारा जाता है, उसका मुंह धुलाया जाता है। लगभग आधे घंटे के बाद उसको उस वक्त होश आता है और होश आने के बाद सभी को यही लग रहा था कि शायद आज इसकी पहली रात थी और इसने कुछ जोश में ऐसा काम कर दिया जिसके कारण ये बेहोश हो गया था। लोग जो थे वो बातें को समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इसके ऐसे होने के पीछे वजह क्या थी। और ये जो गणपत था ये भी उस वक्त नहीं बता रहा था कुछ भी। गणपत के सामने उसकी बहन थी, उसकी माँ थे, उसके पिता थे और ये बात उसे बताई किसे, वो काफी ज्यादा शर्म आ रही थी लेकिन बात तो बतानी ही थी। लेकिन वो सोचता है कि अभी बताऊं या सुबह बताऊं, तो पहले सोचता हूँ कि पहले मैं अपनी एक बार पत्नी से बात कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि समस्या का क्या समाधान निकलता है। दरअसल बात ये थी कि जो उसकी दुल्हन थी, जो उसकी रेखा पत्नी थी, वो एक किन्नर थी जो कि वो शारीरिक रिश्ता बनाने में असमर्थ होती है। उसके साथ वो सब कुछ वो रिलेशन नहीं बना सकता था। रेखा अपने घर में बार बार इसीलिए अपने पिता से कहती थी कि मुझे शादी नहीं करना है, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन जो रेखा होती है उसे देख करके कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक किन्नर थी। उसका रहन सहन, बोल भाषा, हर एक चीज से यही लग रहा था कि वो एक आम लड़की की तरह है, जैसे कि आम महिलाएं होती है, बिल्कुल ही वैसी ही दिखती थी। इसी वजह से इसके पिता को भी इस पर कहीं डाउट नहीं होता है। और जो रेखा होती है, मान और सम्मान के लिए, अपने माता पिता के लिए वो जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वो किसी से कुछ कहती भी नहीं है कि अगर शादी पहले से नहीं करेंगे तो गांव समाज में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। और बदनामी फिलहाल तो वैसे भी हो रही थी उसकी जब ये सामने आते, लेकिन ऐसे में कम होगी क्योंकि किसी की लड़की को आजीवन कुंवारी रह जाए, शादी ना करे, तो लोगों के मन में बहुत तरह के विचार आने लगते हैं। रेखा के दिमाग में भी यही सब बातें आती है और इसीलिए वो शादी कर लेती है। अब इसके बाद जो गणपत राम होता है वो रेखा से कहता है कि तुमने इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया। सारी बात वो उससे पूछने लगता है। कहता है कि जब तुमसे फोन पर बात हो रही थी, अगर तुम्हें ये पहले से ही पता था तो तुम्हें पहले से ही मना कर देना चाहिए था कि मैं ऐसी हूँ, मुझसे शादी मत करो। शादी के लिए तुम्हें पहले ही सब चीज के लिए इनकार कर देना चाहिए था। मेरा तो शादी में पैसा भी खर्च हुआ और साथ में मेरा इज्जत भी चला गया। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि शादी की पहली ही रात पत्नी छोड़ करके चली गई। लोग तुम्हारी गलती को नहीं समझेंगे बल्कि मुझ पर ही उंगली उठाएंगे कि मेरे ही अंदर कोई कमी नहीं होगी। अब जो पत्नी रहती है, जो रेखा होती है, उसके पास जाहिर सी बात है कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना कहती है कि जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए किया, बाकी शादी के लिए तो मैं पहले से ही मना कर रही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ, ये बात सही है कि मैंने ये बात छिपाई कि मैं एक किन्नर हूँ, मैं जो है शादी करने योग्य नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं बना सकती, मुझसे तुम्हें बच्चे नहीं मिलेंगे। ये बात मैंने जरूर अपने परिवार में और तुमसे छिपाई। अगले दिन अब सुबह हो जाती है। अब सुबह होते ही जो गणपत राम होता है वो जो है वो अपने ससुराल फोन करता है और फिर ससुर को अपने घर पर बुलाता है। साथ ही साथ वो अपने पिताजी को भी सारी बातें वो घर में बता देता है कि ऐसी ऐसी बातें, आप बताइए क्या करना है। तब ये होता है कि चलो समधी जी आते हैं तो इनसे बैठकर बातचीत की जाए और बातचीत करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा तो फिर वही हम लोग करेंगे। अब जो लड़की का पिता होता है, जब वो अपने घर पर आता है और फिर जाने के बाद जब वो हाव भाव देखता है तो देखता है कि सभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तो जो पिता होता है उसे लगता है कि शायद लड़की ने रात को कोई गड़बड़ी कर दी होगी और तभी इन लोगों का जो चेहरा था वो बिल्कुल ही उस वक्त लटका हुआ था। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो नजर ही आ रही थी। तभी वो पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत है क्या, क्या परेशानी है, बताइए ना आप लोग मुझे, आप लोग ऐसा चेहरा क्यों लटकाए हुए, खुलकर बोलिए मुझसे कि क्या बात है। तो जो भोला राम होता है वो कहता है कि समधी जी, ये जो बात करनी आई है इसके बारे में घर के अंदर बात करते हैं, बाहर बैठकर ये बात करने वाली बात ही नहीं है। उसको कमरे में लेकर के जाया जाता है और कमरे में ले जाने के बाद जो है भोला राम जो होता है वो अपने समधी से सारी बातें बताता है कि जो रेखा है वो दरअसल एक आम लड़की ना होकर के वो एक किन्नर है, जिसके साथ जो है ना तो संबंध बनाया जा सकता है और ना ही कोई बच्चे की उम्मीद की जा सकती है। मेरी तो एक ही संतान थी, मैंने तो ये सोचा था कि जल्दी से शादी हो जाए जिससे कि वंश हमारा आगे बढ़ सके। मेरे एक संतान है और मैं सोचता था कि कम से कम इसे तो 2 लड़के हो ही, आने वाले टाइम में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
लेकिन हम तो ऐसी मुसीबत में आकर के फंस गए हैं कि मेरे पास तो हम लोग के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जो लड़की के पिता होता है जब वो किन्नर की बात सुनता है तो उसे काटो तो शरीर में खून नहीं था, बिल्कुल उसका शरीर का खून सूख जाता है। अब उसको ये बात समझ में आती है कि लड़की क्यों बार बार शादी के लिए मना कर रही थी, क्यों ऐसा वो कहा करती थी। वो बेचारा बिल्कुल ही शर्मिंदगी से लज्जित हो जाता है, चेहरा बिल्कुल उसका नीचे लटक के रह जाता है और उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने समधी जी से कहता है कि एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो क्या पता कहीं आपको कोई भ्रम हुआ हो। तो फिर जो उसके लिए ये बातें इधर उधर हो गई हो, शायद ऐसा हो रहा हो। लेकिन जो लड़का होता है वो कहता है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है, बिल्कुल ही सच बात है, आपकी लड़की ने ही बाद में मुझे बताया भी। तो जो पिता होता है वो बिल्कुल ही शर्मिंदगी के साथ ये सब कुछ सुने जा रहा था, वो कर भी क्या सकता था। उसके बाद जो है पिता है जो है वो कहता है कि ठीक है, अब आप लोग जैसा कहें हम वैसा ही करेंगे। तो जो भोला राम होते हैं, भोला राम भी एक बहुत अच्छे नेक दिल इंसान थे। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, पैसा तो आपका भी लगा है और पैसा तो मेरा भी खर्च हुआ है, और फिर ठीक है अगर लड़की को हम अगर रख भी ले तो, लेकिन रखने से भी हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आगे कोई हमारी उम्मीद नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की किरण दिखाई देगी। मान लो कि लड़का ना हो रहा हो तो ट्रीटमेंट से या इलाज से उसका तो कुछ किया भी जा सकता है। जहां कोई उम्मीद ही नहीं है फिर उस बहू को रखने से क्या फायदा है। ये बात लड़की का पिता जो है वो समझ जाता है। समझने के बाद जो है वो कहता है कि ठीक है, अभी आप 1 हफ्ते तक लड़की की रखी है, अभी तत्काल में अगर मैं ले जाऊंगा तो फिर मेरी गांव में बहुत ज्यादा बदनामी होगी। जो तौर तरीका उसी तरीके से ले जाएंगे और फिर उसके बाद आप इसे लेकर के मत आइएगा। जो भी होगा आगे जैसा भी होगा हम लोग मैनेज कर लेंगे। जो भोला राम होते हैं वो सामाजिक व्यक्ति होते हैं, वो भी एक अच्छे इंसान थे, वो भी समझ जाते हैं और सभी को ये बात भी समझा देते हैं। और फिर उसके बाद लगभग 8 दिन का वक्त बीत जाता है। तो जो लड़की के पिता होते हैं भोला राम, जो उनके समधी होते हैं वो आते हैं और लड़की को विदा करा करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले पंचायत में जो सरपंच होते हैं, राजस्थान में आज भी पंचायत का सिस्टम है, सरपंच जी जो मुखिया होते हैं उन्हें बुला करके मैं लिखा पढ़ी के साथ जो है वो गुप्त तरीके से ये बात होती है, क्योंकि उसमें ये बात की जाती है कि कहीं समाज में ये बात फैलने नहीं चाहिए, मान सम्मान जो है वो किसी का खराब नहीं होना चाहिए। लिखा पढ़ी के साथ एक समझौता हो जाता है कि मैं खुशी खुशी अपनी लड़की को लेकर के जा रहा हूँ। इसमें ना तो भोला राम का दोष है और ना ही गणपत राम का दोष है और ना ही हमारी लड़की का दोष है, सिर्फ और सिर्फ हमारी किस्मत का दोष है। रेखा जो है वो अपने मायके वापस लौट जाती है और जो भोला राम होते हैं वो बेचारे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि शादी लड़के की एक बार तो पहले ही हो गई है, अब उसकी शादी दोबारा करनी थी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं, सवाल पैदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद, लगभग 2 सालों के बाद फिर से शादी जो है वो गणपत राम की हो जाती है और सब कुछ सही हो जाता है। और दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक होने लगता है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, उसके नाती भी हो जाते हैं और परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दोस्तों जो वीडियो बनाने का मकसद है, इस वीडियो से जो शिक्षा मिलती है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि पहली चीज तो जीवन में अगर हमें कोई सी दिक्कत हो तो उसे हमें छुपानी नहीं चाहिए। अगर हम बहुत बड़ी मजबूरी या बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं तो फिर हमें उसे लोगों के साथ, अपनों के साथ शेयर करना चाहिए। एक छोटी सी गलती 2 परिवारों को इतना ज्यादा तकलीफ दे गई। इसीलिए जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए तो कम से कम 1-2 जो आपके बहुत सगे उनके साथ शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपकी जो समस्या है वो बहुत हल्का हो जाएगी और साथ ही साथ कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकल आता है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।